विद्याभ्यास व्यक्ति के विकास की श्रेष्ठ प्रक्रिया प्राथमिक फौजी प्रशिक्षण के अभाव में अपूर्ण है। आन एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ एनसीसी कैडेट्स यह तालीम छात्रों को 2002 से अनुभवी प्रशिक्षकों की एक विराट टीम के द्वारा प्रदान कर रहा है। इस बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, साहस और साधना में वृद्धि होती है। इस तालीम से नेतृत्व कौशल्य और कार्य कुशलता प्राप्त होते हैं, जिससे व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण होता है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का राजमार्ग है। 1 लाख से भी ज्यादा छात्र इस तालीम को प्राप्त कर चुके हैं। आन की तालीम ड्रिल और रेजिमेंटेशन से शुरू होती है। फुट ड्रिल, केन ड्रिल, स्वॉट ड्रिल और राइफल ड्रिल के उपरांत सशस्त्र और निशस्त्र युद्ध कला, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, फर्स्ट एड, सिविल डिफेंस, फायर फाइटिंग और एयर राइफल शूटिंग के साथ साथ यह तालीम नेतृत्व तालीम, व्याख्यान कला, आधुनिक तौर तरीके और व्यक्तित्व विकास तक के विषयों का स्पर्श करती है। स्कूल कैडेट्स को आन की तालीम के तीसरे और कॉलेज कैडेट्स को दूसरे साल से निवासी कैंप्स में भी तालीम दी जाती है, जिससे समूह जीवन, टीम वर्क, आत्मनिर्भरता और कठिनता अनुकूलन की सक्षमता सीखने को मिलती है। किसी भी भारतीय स्कूल के छात्र अथवा छात्रा जो कि 10 से 16 साल की आयु के हो, किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, आन के इस तालीम कार्यक्रम में ऑनलाइन एनरोल होकर प्रथम वर्ष की 400 रुपए की वार्षिक फी भरकर तालीम का आरंभ कर सकते हैं। 16 साल के ऊपर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए कैडेट ट्रेनिंग प्रोग्राम STP2 का भी प्रावधान है, जिसकी माहिती भी आन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सामान्य रूप से लोगों को ये शक्ति की आवश्यकता बहुत है, लेकिन मैंने एक मंत्र इस कोविड-19 के दौरान इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि या देवी सर्वभूतेषु स्वास्थ्य रूपेण संस्थिता, तो नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे पंडित साहब कि अगर आपका तन अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो मन अच्छा होगा, और मन अच्छा है तो आप जिस चीज की कामना करते हैं वहां तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए आज के इस लाइव शो में हमारे देश का सबसे गौरवपूर्ण दिवस विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर आज की शाम, अभी जैसे मैं स्टूडियो में आ रहा था पटेल जी, तो मैंने सूर्य की ओर देखा, तो आज का सूर्य भी कुछ अलग रंग रूप में केसरी रंग से सजा हुआ नजर आ रहा है। आगे थोड़े बहुत बादल थे, लेकिन पीछे से चमकता हुआ जो अस्ताचल की ओर से जो एक संदेश मिल रहा था मुझे आज के दिन, कि कभी भी कोई भी बादल छा जाए, अंधेरा आ जाए, सामने रोशनी कम हो जाए, तो सूर्य ये कहता है कि 12 घंटे रुक जाओ, मैं वापस लौट के आ रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि कोविड-19 कोरोना वायरस की दशा भी ऐसी है। शायद हम लॉकडाउन के अगर दिन गिने पटेल साहब, तो करीब 16 मार्च से स्कूल्स, कॉलेजेस, यानी कि सारी पढ़ाई लिखाई एक तरह से लॉकडाउन हो गई। ऑफिशियल लॉकडाउन तो 22 मार्च के बाद हुआ, लेकिन स्कूल उससे पहले हो गए पूरे हिंदुस्तान में। पूरे 9 महीने का एजुकेशनल लॉकडाउन अभी भी जारी है। जब सारी पढ़ाइयाँ बंद हो जाती हैं, तब मैं समझता हूँ कि सारी सोच धीरे धीरे बंद होनी शुरू है। ऐसे मौके पर आइए हमारे सारे दर्शक आज जो हमारे साथ लाइव है, आज कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी कुछ ऐसी बातें करें, क्योंकि 9 महीने में एक माँ अपने गर्भस्थ शिशु को इस धरती पर अवतरित करती है, यानी कि एक पूर्णकालिक जो एक नया बच्चा जन्म देना है या नया अवतरण होना है या किसी चीज को परिवर्तित करके देखना है, तो 9 महीने का समय होता है। और 16 मार्च से अगर आप गिने तो आज 16 दिसंबर, एक भाई के साथ जन्मा हुआ 16 मार्च का दिन
दर्द के साथ जन्मा हुआ 16 मार्च का दिन, और विजय दिवस के दिन आज हम इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर आइए, सभी जो दर्शक श्रोतागण हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 1971 की बात है ना सर, कि पाकिस्तान के सामने भारतीय फौज ने बड़ी जांबाजी के साथ युद्ध को तो जीता ही, साथ ही साथ जीती हुई उस भूमि के साथ करीब 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने, जो भेड़ियों की तरह हमारी तरफ आ रहे थे और गीदड़ की तरह से आकर के हमारे पैर छू लिए और शरणागति स्वीकार कर ली, और हमारे उदार दिल, हमारे उस देश के, महान देश के लोगों ने उन्हें माफ भी कर दिया, उनकी शरणागति स्वीकार कर ली, और फिर भी जीत हमारी ही है और हमारी ही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो दोनों बातें करने वाले हैं उनमें हमारे देश के सबसे युवा मेजर अगर कोई हो तो मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि वो गुजरात से है, गुजरात में सूरत से है, और सूरत में भी आज आपके सामने और मेरे सामने बैठे हैं ऐसे मेजर उन्मेष पंड्या जी हमारे साथ है, जो वैसे तो भौतिक शास्त्र के व्याख्याता है, एसोसिएट प्रोफेसर है कॉलेज में, साथ ही साथ एनसीसी के कार्य से इतने सालों से जुड़े हुए हैं कि उन्होंने सोचा कि भाई जहाँ एनसीसी नहीं है, जहाँ बच्चों को अपने आर्मी के सपने कैसे शुरू होने चाहिए, वहाँ एनसीसी नहीं पहुँच पा रही थी। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा विचार दिया कि क्यों ना ऐसा करें, जितने भी एलुमनी एसोसिएशन बना करके एनसीसी के जितने लोग थे उनको इकट्ठा करें और उन सभी स्कूलों तक पहुँचा जाए जहाँ अभी भी बच्चों को चाहिए कि हमको आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, या कहीं पर भी नहीं जाना है, तो हमें अपने आप को एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ जोड़ना है। और आपने वो आन लगभग 2002 में शुरू की, और उसके बारे में जरा आन के बारे में पंड्या जी मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को, आज हमारे साथ बहुत सारे स्कूल के संचालक, स्कूल के प्रिंसिपल्स, स्कूल के टीचर्स और स्कूल के साथ जुड़े हुए हमारे पेरेंट्स, और ख़ास तौर पर हमारे जो बच्चे हैं वो पिछले 9 महीने से घर में बैठ करके ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, खेल कूद, ट्रेनिंग सब कुछ बंद है। ऐसे मौके पर थोड़ा सा आप बताइए कि आपने आन का विचार कैसा किया और आन आज शान कैसे बन गई है हमारी, वो बताइए पटेल। धन्यवाद दीपक जी। वैसे मैं और दीपक भाई राजीव जी इतने पुराने मित्र हैं कि मित्रता कब से शुरू हुई कि हम दोनों में से किसी को याद नहीं, इतने पुराने मित्र हैं। इसलिए दो मित्रों के बीच की गुफ्तगू है, बातचीत है। उन्होंने बड़ा रसिक सवाल किया है कि भाई आन ये जो एनसीसी एक्स कैडेट्स का ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जो जीनेसिस है वो कहाँ पर है। वो जो भारतवर्ष है, जो हिंदुस्तान है, उसके हर बच्चे को फौजी तालीम प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा एक विचार कई विद्वजनों का और शिक्षा शास्त्रियों के दिमाग में था। लेकिन दुनिया की किसी भी सरकार के पास इतने करोड़ों बच्चों को एक साथ फौजी तालीम देने का प्रावधान नहीं है। और भारत वैसे भी हजारों वर्ष से अगर टिका हुआ है तो वो सरकारों के कारण नहीं, सरकारों के सिर्फ पुरुषार्थ से नहीं, वो प्रजा के पुरुषार्थ से टिका हुआ। क्या बात, इसलिए प्रजाएं जो है वो अपने भीतर से प्रश्नों का निराकरण करें। तो एनसीसी के जो छात्र छात्राएं थे, आपने कहा मैं एनसीसी में बड़े छोटी उम्र में ज्वाइन हुआ एज ए ऑफिसर, मुझे मेजर बनने का भी बड़े जल्दी सौभाग्य मिला सभी कोशिश करने के कारण। तो समाज से जो लिया था उसको वापस देने की इच्छा थी कि जो तालीम हमने ली और जिन छात्रों को हम तालीम देकर के तैयार करते हैं वो छात्र ही दूसरे स्कूल्स में जाकर के छात्रों को तैयार करें। जो हमारे कॉलेज के छात्र अपनी प्रोफेशन को ज्वाइन करते थे उसमें से थोड़ा वक्त निकाल करके अपनी जो ट्रेनिंग है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, वो छात्रों को स्कूल्स में जाकर के दे। इसके लिए आन की शुरुआत हुई और आज तकरीबन आज 1 लाख तक कैडेट्स तक इसका रीच है। हम लोगों ने उनको तैयार किया, एक पूरी टीम है बड़ी, जिसमें सैकड़ों इंस्ट्रक्टर्स है, मोर देन 1000 इंस्ट्रक्टर्स। तो ऐसे बड़ा कार्यक्रम हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भारत की जो रिक्वायरमेंट है, भारत की जो जरूरत है, उसके मुताबिक हम अभी इतना फैल नहीं पाए हैं। सिर्फ आन ही नहीं है, सिर्फ अनेक संगठन भारत में बने जो कि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग को एनसीसी के एक्स कैडेट्स के माध्यम से जन तक पहुंचाए, बच्चे तक पहुंचाए। तो मेरे ख्याल से
जो एनसीसी है उसकी भी तालीम पूर्ण कला से खिल सकती है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सरकार इतने करोड़ों बच्चों तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उनकी भी कुछ मर्यादाएं हैं, उनके बजट की मर्यादा है, बहुत सारे लोगों की मर्यादाएं हो सकती है। एक बार मैंने एक बात लिखी थी पंड्या साहब कि जो काम सरकार नहीं कर सकती वो सहकार कर सकता है। तो आपका जो एक विचार है, आपकी जो भावनाएं हैं, वो मैं तो इतने सालों से एक मित्र होने के नाते जानता ही नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से समर्पित भाव से इसको शुरू किया कि राष्ट्रवाद इसमें आना चाहिए, चरित्र निर्माण इसमें आना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कहते हैं, आत्मविश्वास। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन टीवी पर ये बात कही थी कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो ये आत्मनिर्भर शब्द आने वाली पीढ़ी के लिए, या अभी जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सुन करके आश्चर्यचकित है कि व्हाट इज दिस आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर किसे कहते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट। तो उन बच्चों के लिए, उन माता पिता के लिए एक शब्द बहुत ही जरूरी है कि जब खुद कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है तो उसे एक तो गौरव महसूस होता है, गौरवान्वित होता है कि मैंने ये किया। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चाय की दुकान पर चाय बेचने जाता था अपने पिताजी के साथ, तो उनके पिताजी तब आत्मनिर्भर ही थे और वो बच्चा भी आत्मनिर्भर होने का काम कर रहा था, जो जिसका नाम था नरेंद्र। आज वो पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे अभी पढ़ाई में लगे हुए हैं, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए आन कैसे मदद हो सकता है, ये जरा सा बताइए। कि आन आपका, जैसे मैं यूनिफॉर्म देख रहा हूँ, हमारे कैमरामैन से मैं बात करूंगा कि अगर हो सके तो सर का एक पूरा यूनिफॉर्म, प्लीज कैन यू स्टैंड अप सर, एक बार हमारे दर्शकों के लिए, कि क्योंकि एक यूनिफॉर्म जो है वो हमेशा एक गौरवपूर्ण होता है, और यूनिफॉर्म में अगर किसी को देख ले तो जो आदमी ऐसे खड़ा होता है ना, वो अपने आप सीधा हो जाता है ना, ये बात है, उसकी रीढ़ की हड्डियां ठीक हो जाती है। तो ऐसे गौरवपूर्ण यूनिफॉर्म को अगर आप देखें तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। और जैसे आपने देखा सर का पूरा यूनिफॉर्म, मैं एक सीधा साधा सिविल यूनिफॉर्म में हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा अलग लग रहा था कि शायद मुझे भी एक ऐसा यूनिफॉर्म मिल जाता, मैं भी अपने सर पर एक ताज सजा लेता और गौरव के साथ बैठता। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनके सर पर एक ऐसा हिंदुस्तानी ताज सजा हो, शरीर पर एक शक्तिशाली यूनिफॉर्म लगा हो, और वो भी गर्व से कहे कि मैं एनसीसी कैडेट हूँ। क्योंकि आन केवल एनसीसी ट्रेनिंग नहीं देता है, आन बहुत कुछ करता है। इस पर मैं चाहूंगा कि आज के इस बातचीत के दौरान आप बताते जाइए कि आन और क्या क्या करता है। देखिए, आन जो है व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, जो कि फौजी तालीम का प्राथमिक हेतु भी है, कि व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, ये दोनों काम करते बहुत जरूरी है। 1948 में जब एनसीसी शुरू हुआ तो उस वक्त तकरीबन 20,000 लोगों के साथ उसका गठन हुआ था। उसके पहले 1917 से 1917 से यूनिवर्सिटी कोर करके एक संगठन जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, इससे भी छोटे पैमाने पर काम करता था। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुस्तानियों को फौजी तालीम देने का काम एनसीसी ने शुरू किया। लेकिन फिर जनसंख्या इतनी बहुत बड़ी हो गई कि ये फौज के लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि करोड़ों बच्चों के लिए एक साथ इस तालीम का प्रावधान करा। आप देखें तो इस वक्त मानव इतिहास में न कभी किसी मुल्क में इतने नौजवान बच्चे स्कूल सिस्टम में पहले थे, न शायद आज के बाद होंगे इतने बच्चे हिंदुस्तान में स्कूल सिस्टम में आए हुए। क्योंकि हिंदुस्तान का जो डेमोग्राफिक ट्रुथ है वो यही है, उसकी जो एवरेज मीडियन एज है वही स्कूलिंग एज के नजदीक है। तो ऐसे में आम तालीम जो है वो एनसीसी की तालीम के अंदर कुछ एक को रख करके बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग बना करके उसको तैयार किया गया है। लेकिन वो बच्चे को वास्तवदर्शी बनाने का भी काम करती है, क्योंकि जो आज का विजय दिवस के अवसर पर बैठे हुए हैं और जो निराशा का माहौल आपने जो बताया कि 9 महीने से बच्चा घर पर है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो आज का जो दिवस है विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को याद करने के लिए आप और मैं यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करते हुए बैठे हैं। मेरा ये समझ ये है कि न हमें कोई बहुत चिंतित होने की आवश्यकता है, न कोई अनिवार्य रूप से कुछ इसको कहते हैं कि मन धड़क तरीके से अपने आप को बहलाने की जरूरत है। हमें वास्तवदर्शी बनने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात। न आशावाद न निराशावाद, वास्तववाद, यही फौजी तालीम का जो मूल मंत्र है वो है।
कि आप वास्तववादी बनते हैं, रियलिटी को समझते हैं, स्वीकारते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को ढालते हैं। पंडित साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे समय पर उठते नहीं हैं, क्योंकि अभी स्कूल जाना नहीं है, कोई ट्यूशन का टाइम नहीं है, स्कूल आने जाने का टाइम नहीं है, कहीं पर भी बाहर जाने का जो टाइम टेबल था वो पिछले 9 महीने से बिगड़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि क्या ऐसे माँ बाप जिनको ये परेशानी है कि बच्चा अब स्कूल नहीं जाना है तो कभी भी उठता है, कभी भी सो जाता है, कभी खेलने नहीं जाता क्योंकि बाहर जाने से कोरोना लग जाएगा, सबके साथ बैठने उठने से तकलीफ होती है, मास्क पहनो, ये करो वो करो, तो ऐसे में आन जो है जिसका फुल फॉर्म है एल्यूमिनी एसोसिएशन ऑफ एनसीसी कैडेट्स, तो ये आन की जो शान है उसमें बच्चे का डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी कहाँ तक इफेक्ट करती है, और कैसे बच्चा अगर चलिए अभी स्कूल कब शुरू होंगे ये बात कोई नहीं कह सकता, दुनिया का कोई ज्योतिषी भी मुझे नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ करके पूछना चाहता हूँ कि कोई ज्योतिषी बता सकता है स्कूल कब शुरू होंगे। बहुत सारी भविष्यवाणियां करते हैं लोग कि ये होने वाला है, कल ये होगा, परसों ये होगा, है ना। वेदर के जो शास्त्री हैं वो भी बताते हैं कि 3 दिन के बाद बारिश होगी या बादल होंगे या बर्फ गिरेगी, लेकिन कोरोना वायरस कब चला जाएगा और स्कूल कब खुलेंगे ये कोई नहीं बता पा रहा है, ना तो कोई वैज्ञानिक बता पा रहा है ना ज्योतिषी। ऐसे में घर बैठे बैठे बच्चे को तालीम मिले, पंक्चुअल हो जाए और गौरव भी महसूस कर सके, ऐसा कुछ आइडिया आपके आन के द्वारा कुछ मिल सकता है क्या? घर में बैठे बैठे बच्चा ऐसी तालीम ले सकता है क्या? ये आन प्राथमिक फौजी तालीम देता है। अच्छा, उसका ऑनलाइन संस्करण भी अब रख दिया गया है, उसकी वेबसाइट पर जाकर के ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग से बनता जुड़ सकता है। जो फौजी तालीम का मूल मंत्र है कि परिस्थितियां आपके वश में नहीं, लेकिन आपका जो उसके प्रति रिएक्शन है वो आपके वश में, वो आप कैसे वश में करते हो, आप डिसिप्लिन से वश में करते हो। तो जैसे ही बच्चा बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग की शुरुआत करता है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास, एक आत्मनिर्भरता, जो नरेंद्र भाई कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो व्यक्ति पहले स्वयं आत्मनिर्भर बनता है, उसके बाद मुल्क आत्मनिर्भर बनता है। मुल्क शून्य में से आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है, मुल्क तो व्यक्तियों के आधार पर टिका हुआ होता है। तो व्यक्ति जो मूल एकम है मुल्क का, राष्ट्र का मूल एकम ही व्यक्ति है। तो व्यक्ति सबसे पहले आत्मनिर्भर बने, डिसिप्लिन्ड बने, उसका अनुशासन आए, एक परिस्थितियों का मुकाबला करने का उसके अंदर एक जुनून आए, जोश आए, ताकत आए, तभी वो आत्मनिर्भर बन पाए। तो मैं समझता हूँ कि बच्चा जब सुबह उठता है और बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के प्रोग्राम से जुड़ करके वो जब परेड को ऑनलाइन देखता है और करता है, उससे कुछ क्रियाएं करवाई जाती है, जैसे कि सावधान होना, ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का रेजिमेंटेशन का प्राथमिक स्टेज है। वहां से लेकर के उसको केन ड्रिल है या राइफल ड्रिल है, 5 साल का प्रोग्राम है। बच्चा कोई भी 10 साल से 16 साल की उम्र में कभी भी ज्वाइन हो सकता है। कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो 16 साल के ऊपर जाते हैं, और जो छात्र छात्राएं स्कूल्स में ट्रेनिंग में ज्वाइन होते हैं 10 से 16 साल के बीच, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग पा करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। उसके लेक्चर और उसके ड्रिल के वगैरह प्रैक्टिकल्स, वो सब उसके घर पे बैठ के ही करना है। देखिए, परिस्थितियां कोई भी, जैसे कि आप अगर इतिहास से देखें कुछ एक उदाहरण, तो दुनिया की आज की सबसे भीषण महासत्ता है अमेरिका, लेकिन उसके पहले ब्रिटेन की एक जमाने में रोमन एम्पायर का नाम दिया जाता था, आज से तकरीबन 2000 साल पहले। और कहते हैं कि रोम 200-300 साल तो उसके अंदर डिक्लाइन आता रहा, इतना बड़ा एम्पायर था और इतने लंबे वक्त तक टिका, और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। आज भी रोम तो खड़ा है, लेकिन उसका जो साम्राज्य था उसका एक छोटा सा एपिसोड है। उसके शुरुआती दौर में रोम का मुकाबला हुआ कार्थेज। कार्थेज बहुत बड़ी नेवल पावर था और रोम में कोई नौका चालक का किसी को अनुभव ही नहीं था। तो जो रोम के किनारे थे, जो इटली के रोमन साम्राज्य के किनारे थे, वहां पर बेरोक-टोक आकर के जो दुश्मन था वो हमला कर देता था। नौका दल की स्थापना करना, नेवी की स्थापना करना, ये रोमनों ने ठान लिया कि अभी करना पड़ेगा। तो एक तरफ जहाजों का बांधकाम शुरू हुआ, शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू हुई, और दूसरी तरफ नेवी का जो मिलिट्री यूनिट है वो खड़ा होना शुरू हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो हवा में हल्ले से लगाते थे, they used to oar in air, और जो पानी का जो इसके ऊपर रेजिस्टेंस आएगा उसके लिए वो डंबेल बांध देते थे ओर के ऊपर, ताकि वो, तो उनकी जो मरीन यूनिट्स खड़ी हुई, वो मरीन यूनिट्स हवा में हले से मार करके खड़ी हुई। तो उसके बाद उन्होंने उसके जो लैंड के उनके वॉरफेयर की जो टेक्निक्स थी वो नेवी में लगाई, और दुनिया की उस वक्त की सबसे भीषण नेवल पावर जो थी कार्थेज, उसको नेवल वॉरफेयर में हराया।
तो वो बैठे नहीं रहे, क्या बात। जो सहयोग थे उसके सामने वो उठकर खड़े हुए और अपनी रक्षा करने के लिए और अपने आप को और बड़ा करने के लिए उन्होंने ये काम किया, आत्मनिर्भर होने। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा हुआ जर्मनी था, उसको टैंक्स बनाने की परमिशन मिली। तो दुनिया में जो सबसे माना गया टैंक युद्ध का जो पूरा शास्त्र है ब्लिट्जक्रीग पे, जिसको इस्तेमाल किया गया एज ए पार्ट ऑफ ब्लिट्जक्रीग, और गुलेरियन से लेकर के रोमेल तक के कितने ही फील्ड मार्शल और जनरल हुए जिसने इस शास्त्र को बेहतरीन ऊंचाई पर उठाया, उन्होंने जब ये तालीम देना और लेना शुरू किया, उस वक्त जर्मनी को टैंक बनाना अलाउड नहीं था। तो हाथ लारियों के ऊपर टैंक के पोस्टर्स लगा करके, ये हैवी टैंक है, ये मीडियम टैंक है, ये लाइट टैंक है, ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, ये एम्यूनिशन ट्रक है, ऐसे वैसे लारियों के ऊपर ये पोस्टर्स लगा करके फील्ड एक्सरसाइज किया करते थे। और वो जो ब्लिट्जक्रीग के दावपेच उन्होंने विकसित किए, उन्होंने जर्मनी का, जिसको विश्व में जैसे सिर्फ एक पैर पीछे ला करके खड़ा कर दिया। इट वाज एन इविल एम्पायर, एडोल्फ हिटलर वाज द ग्रेटेस्ट विलन इन हिस्ट्री। उसकी मिलिट्री अचीवमेंट से आप इनकार नहीं कर सकते। वैसे ही जो प्रजाएं अपना रियलिटी का जो सिचुएशन है उसको देख करके आहत नहीं हो जाती है, स्तब्ध नहीं हो जाती है, आगे बढ़ने के लिए कुछ करती रहती है, उनके लिए कामयाबी मुमकिन। तो आन जो है वो इस कामयाबी का रास्ता खोलता है कि बच्चा खड़ा होगा, चाहे वो उसके पास केन स्टिक नहीं होगी तो अब डांडिया रास खेलने का जो डांडिया है उससे केन ड्रिल करेगा। अगर उसके पास तलवार नहीं है, जो कि हम स्कूल में आएगा 5वें साल में उसके हाथ में तलवार होगा, स्वॉर्ड ड्रिल करेगा वो बच्चा। तलवार नहीं है तो फुट रूलर तो है घर पे, हाँ तो फुट रूलर उठा करके करेगा। तो इफ यू डू नॉट हैव व्हाट टू फाइट विद, देन फाइट विद व्हाट यू हैव। अगर आपके पास वो साधन नहीं है जिससे कि तालीम बेहतरीन मिल जा सके, तो उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर कभी कभी क्या हमारे पास बहुत बहाने होते हैं, खास करके बच्चों के पास, माँ बाप के पास, कि हमारे पास ये नहीं है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं तो हम कर पाएंगे। आपने जैसे कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं था, हवा में हले से लगाए, उन्होंने टैंक्स के पिक्चर्स बनाए, पोस्टर्स बनाए और ट्रेनिंग ली। तो साधनों के अभाव कभी कोई चीज़ अटकती नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं अपने दर्शकों से एक बात कह दूं कि ये जो वार्तालाप चल रहा है मेरे और पंडित साहब के बीच में, आपके दिमाग में अगर कोई सवाल पैदा होता है और सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, आर्मी ट्रेनिंग क्या है, एनसीसी ट्रेनिंग क्या है, आन क्या है, कब से कैसे जोड़ सकते हैं अपने आप को, तो उसके बारे में आप जरूर सवाल टाइप कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपके सवालों के सामने बैठे हुए हैं और वो आपके सवाल हम तक पहुंचाएंगे, नाम के साथ हम आपको याद करेंगे और आपके सवालों को भी हम पंड्या साहब के अनुभव के साथ जोड़ेंगे और जरूर आपको उसके सही जवाब तुरंत मिलेंगे। इसलिए आप सवाल भी लिखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको पता है दुनिया भर में इस समय ये प्रोग्राम लाइव फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और मीट गूगल पर भी देखा जा रहा है। अगर आपके दोस्तों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है या ऑनलाइन नहीं आए हैं तो प्लीज़ उनको भी आप मैसेज कर दिए, तुरंत हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करिए। मैं एक बात कहना चाहता था कि अभी जैसे कोरोना वायरस के बारे में जितने सोशल मीडिया पर वीडियोस आने शुरू हुए थे, इटली में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, अमेरिका में कितने लोग मर गए, कितनी कब्रें खोदी गई, उस समय का माहौल, मैं भी एक शिक्षक होने के नाते भी मुझे एक बात तो इतना बड़ा डर बैठ गया कि दुनिया थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि डर के माहौल में बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होते हैं जब सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो दिखते हैं। नेचुरल कैलामिटीज जो आती है, कुदरती आफत जिसे कहते हैं कि भाई बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया या आग लग गई, ऐसी कुछ आपदाएं विपदाएं आती है तो उससे बचने के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोगों को बताए जाते हैं, बच्चों को कराते थे स्कूलों में। लेकिन वायरस के सामने कैसे लड़ना है, ऐसी कोई तालीम, कोई चीज हम लोगों ने सीखी नहीं थी। पंडित साहब, ऐसे कोरोना वायरस का आगमन अचानक से हुआ, दुनिया पर हावी हो गया और ऐसा शायद अब पता नहीं कब किसको कोरोना हो जाएगा, कब किसके ऊपर संक्रमित हो जाएगा। तो ऐसे में आत्मविश्वास के साथ, जैसे कहते हैं ना स्किल और विल, आपके पास स्किल है तो आप बच सकते हो या आपके पास विल है तो आप बच सकते हो। तो मैं तो कहता हूँ कि आन एक ऐसी जगह है, आन एक ऐसी ट्रेनिंग है जो मैंने खुद देखी है। मैंने अपने स्कूल में 2002 में जब से आन शुरू हुआ तब से मेरे स्कूल में आन की शुरुआत हुई। मुझे बराबर याद है, रेडियंट इंग्लिश एकेडमी पिपलोद में हमने तालीम शुरू की बच्चों के साथ, और वो जो दिन था, ड्रिल होता था, कदम ताल होता था, 1 2 1, वो जो सुनाई देता था वो ध्वनि किसी संगीत से कम नहीं।
रोम रोम पुलकित हो जाता था, रोम रोम ऐसा आनंदित हो जाता था। मैं तो चाहूंगा कि जितने भी सेल्फ फाइनेंस स्कूल है या कोई भी स्कूल है, 5वीं से लेकर के ऊपर के सारे बच्चे अभी ऑनलाइन भी इस ट्रेनिंग की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पंडित साहब से मैं कहूंगा कि डर को कैसे दूर किया जा सकता है, अगर कोई संक्रमण आ गया, वायरस आ गया, तो उसमें कैसे बच्चे को बचा सकता है या परिवार को कैसे बचा सकता है, ऐसी कोई ट्रेनिंग, ऐसी कोई तालीम है? क्योंकि मैंने सुना है आप सिर्फ शस्त्र की बात नहीं करते हैं, आप शास्त्रों की भी बात करते हैं जी। तो आप वो शस्त्र और शास्त्र के साथ इस कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है, वो भी जरा बताइए हमारे दर्शकों को। आपकी परंपरा ही शस्त्र और शास्त्र दोनों के अभ्यास की रही है, तो कभी भी शस्त्र और शास्त्र एक दूसरे से भिन्न नहीं रहे। हमारे गुरुकुलों में भी हमेशा शस्त्र के साथ शास्त्र की और शास्त्र के साथ शस्त्र की तालीम दी थी। बिना शस्त्र के शास्त्र नहीं और शास्त्र के बिना दोनों के बिना एक दूसरे के बगैर एक दूसरे का होना ही असंभव है। अभी लॉकडाउन में, 1 मिनट आपको रोकूंगा मैं, लॉकडाउन में कई सारे बच्चों ने रामायण महाभारत सीरियल देखा, दूरदर्शन पे आया क्या कि अच्छा समय पास हो सके। उस समय बच्चों को पता चला कि कोई तीर चलाना या कोई बाण चलाना या कोई अस्त्र शस्त्र चलाना, उसके साथ मंत्र बोला जाता है। तो क्या मंत्र की इतनी शक्ति होती है कि किसी शस्त्र को इस तरह से चलाया जाए ताकि वो अनंत गुना हो जाता है? ऐसी मांत्रिक शक्तियां इस समय इस दुनिया में है क्या? सबसे पहले तो ये है, मांत्रिक शक्ति जो है उसके बारे में सोचने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि जो व्यक्ति योद्धा है, इसके भीतर जो आत्मविश्वास या आत्मश्रद्धा है वो किस स्तर की हो सकता है कि अगर जंगे मैदान में एक बुद्धि रेत हो तो वो भी ब्रह्मास्त्र बन सकती है, अगर आपने सही वक्त पर दुश्मन की आंख में डाल दी। तो मंत्र शक्ति की तो बात अभी दूर की है, जब तक व्यक्ति खुद आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास प्राप्त, आत्मशक्ति का जिसमें भान जागृत हुआ ऐसा हो जाए, तो मेरे ख्याल से उसके लिए दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। आपने पूछा कोरोना काल में जो वायरस के साथ लड़ने की तालीम नहीं दी थी इंसान जात को, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ एक राष्ट्र है जिन्होंने कोरोना का मुकाबला बड़े ही ठीक तरीके से किया, और जैसे जापान है, दक्षिण कोरिया है, भारत है, ऐसे कुछ एक देश है जिन्होंने अपना मोर्चा अपने तरीके से संभाला। आदर्श नहीं तो भी आदर्श की काफी नजदीक जाकर के इसके सामने प्रतिकार किया। कारण क्या है कि इनके भीतर एक स्थिरता का तत्व, जो संस्कृतियां भीतर से स्थिर होती है, चाहे उसके लिए फ्रंट लाइन वॉर जो है वो ऑक्सफोर्ड में खेला जाए कि वायरस एंड वैक्सीनेशन के लिए जो काम हुआ उसमें भी काफी भारतीयों ने, क्योंकि ये तो प्राचीन एवं अर्वाचीन दोनों जगहों पर शाश्वत ऐसी संस्कृति है। लेकिन जो बच्चे को स्कूल की डिस्कशन, क्योंकि आप तो विद्यालयों को चलाने की कला के माहिर हैं, खुद एक माने हुए शिक्षक है, इसलिए आप जानते हो कि विद्यालयों के भीतर जो छात्र होते हैं वो अगर अपनी आत्मश्रद्धा न गवाए तो उनके लिए स्काई इज द लिमिट, वो कहीं कुछ भी बन सकते हैं, उनमें अनंत संभावनाएं। आज जो है वो उनके भीतर की संभावनाओं के संवर्धन की बात करता है कि जब बच्चा खुद परेड करता है, चाहे अपना एक स्कूल यूनिफॉर्म परेड के लिए पहनेगा, नॉर्मल स्कूल में पढ़ने के लिए बैठता है, मैंने देखा है बच्चे अपने घर के ही कपड़ों में बैठते हैं, आराम से बैठ करके पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो लेक्चर सुनने के लिए बैठता है या परेड के लिए खड़ा होता है तो वो सावधान में बैठता है या खड़ा होता है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है, उसके बाद उसको दी गई इश्यू की गई बैरट कैप, बैज और हैकल पहनता है, ठीक से उसका रख रखाव करता है। तो भीतर में एक आत्मविश्वास, अपने आप सेल्फ बिलीफ, आत्मश्रद्धा अपने आप आ जाती है, जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इससे उसका तालीम से, स्कूल से, परिवार से और यूनिफॉर्म से अनुबंध जुड़ता है। यूनिफॉर्म चाहे कोई भी हो, जैसे ये एनजीओ का आन का यूनिफॉर्म है, या कोई एनसीसी का खाकी यूनिफॉर्म हो, या उसका नेवल या एयर विंग का यूनिफॉर्म हो, या स्कूल का गणवेश हो, कोई भी गणवेश हो, वो व्यक्ति को किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंग करने का, उसके साथ जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे के बीच के सेतु का काम करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, संगठन जिसके पीछे मानव जात और राष्ट्र उस व्यक्ति की ताकत में जो श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उसका भी वो प्रतीक गणवेश होता है। इसलिए गणवेश के साथ बच्चे का जुड़ना, कुछ कार्रवाई करना, फिजिकल काम भी करना, सिर्फ बैठे बैठे सुनना ही नहीं, लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, इसे दाहिने मुड़ या बाएं मुड़ कैसे किया जाता है वो सीखेगा, तो उसके भीतर में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन रहेगा, आत्मविश्वास कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे खुद के आदेश पर, एक संगठित आदेश के ऊपर, एक टीम वर्क पे काम कर सकता हूँ, ऐसी भावना विकसित होगी।
बहुत तो मेरे ख्याल से ये बच्चों के लिए आज जो विजय दिवस का अवसर है उस दिन तो मैं खास कहूंगा कि वास्तव दर्शन करते हुए हमारे राष्ट्र को अगर ताकतवर होना है तो बच्चे बच्चे तक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग पहुंचे, ये बड़ा ही जरूरी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने कहा। सामान्य रूप से कई बार ऐसा हुआ है। अच्छा, कुछ दर्शकों के सवाल भी आए हैं पंडित जी, और उनसे हम लेते रहेंगे, बीच बीच में बात करेंगे। एक हमारे श्रीमद् भगवत गीता का युद्ध का चित्र हमारे सामने, महाभारत का जो युद्ध है, और कृष्ण ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन अर्जुन को इतना ज्यादा प्रेरित कर दिया कि युद्ध जीत सके। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन में या आज का जो राष्ट्रवाद है, आज की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कहीं से कभी चीन आक्रमण करने की कोशिश करता है, कभी कोई पड़ोसी देश सोचता है कि हम इनको कमजोर करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसे में कभी कभी ऐसा, कई लोग अभी कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि भाई हिंसा से हिंसा को मारा जा सकता है, हिंसा से अहिंसा से मारा जा सकता है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि मैं अहिंसा से देश को आज़ाद कराऊंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इन लोगों को भगाना खदेड़ना हो तो हमें शस्त्र हाथ में उठाने पड़ेगा। तो एक गरम दल वाली बात थी, एक नरम दल वाली बात थी। आज़ादी कैसे मिली, लोगों के सामने इतिहास है। हमारे गुजरात के बहुत अच्छे सन्यासी स्वामी सच्चिदानंद जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा मंत्र दिया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, दर्शकों के सामने रखता हूँ, कि उन्होंने जैसे अहिंसा परमो धर्म था, उनके सामने उन्होंने कहा कि नहीं, हर हिंदुस्तानी को, इन्होंने हिंदू नहीं कहा, न मुसलमान कहा, न सिख कहा, न पारसी कहा, न जैन, न बौद्ध, उन्होंने कहा हर हिंदुस्तानी को अहिंसा परमो धर्म के साथ साथ वीरता परमो धर्म, ये मंत्र उन्होंने। तो वीरता परमो धर्म क्या है, इस बारे में आप सबको अगर जानना है तो कोई न कोई तालीम से आपको जुड़ना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बिना वीरता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास नहीं आता है। पंडित साहब ने जो बात कही कि भाई अगर आदमी किसी डर से भाग रहा है, चाहे वो वायरस हो, चाहे रात का अंधेरा हो, या किसी चीज से डरता हो। कई बार मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे को, हमारे घरों की परंपरा है भारत में कि अगर तू खाना नहीं खाएगा तो मैं अभी बाबा जी को बुला लूँ, बाबा ने बोला विषय के, એટલે પેલો બચ્ચું નાનપણથી પેલા સાધુઓથી ડરતો થઈ ગયો। साधु आज तक किसी बच्चे को परेशान किया हो ऐसा कोई इतिहास है क्या? कोई साधु बच्चे को उठा के ले गया हो ऐसा इतिहास है? नहीं। फिर भी हमारी माता है पता नहीं किस भाव से कह देती है कि खाना खा लो, नहीं तो बाबा जी को बुला लो। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, डर कौन पैदा करता है? डर पैदा करती है घर में रहने वाली माताएं या उसके बड़े बुजुर्ग, किसी छोटी छोटी बात में डराते हैं। उस डर से दूर होने के लिए भी तालीम की बहुत जरूरत है। हमारे एक ध्रुव गांधी ने बेनिफिट्स ऑफ आन ये पूछा है कि आन का फायदा क्या होगा। देखिए, हम लोग गुजरात में रहते हैं, गुजराती लोग, और उसमें भी कोई गांधी हो तो पहले ये पूछते भाई फायदा क्या है, और फायदा होना भी चाहिए ना, बिना फायदे का तो कायदा भी नहीं है, इसलिए कायदे में रहने वाले फायदे में रहते हैं। तो आप बताइए कायदा क्या है आन का और उसके फायदे क्या है? आज जो है उससे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण होता है, क्योंकि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का यही मूल उद्देश्य है। आपने कहा अहिंसा परमो धर्म, उसके बाद की महाभारत की ही उक्ति है कि धर्म हिंसा तथैव च। देखिए, अहिंसा तो परमो धर्म है ही। व्यक्ति निहित स्वार्थ के लिए कोई हिंसा न करे, लेकिन अगर उसके लिए धर्म यहाँ पर इसका मतलब है कर्तव्य बोध। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से इसका मायने नहीं है जी, क्योंकि महाभारत काल में तो कोई ऐसे धर्म का कोई भेद था, सभी एक ही धर्म के लोग थे। अरे तो धर्म यानी कि जो कर्तव्य बोध आन पड़ता है, उसके लिए हिंसा जरूरी हो जाती है। समझ लो, एक बच्चा सो रहा है, उसकी माँ देखती है अचानक से कि यहाँ पर कोई प्राणी शिकारी वहां पर आ गया, कोई बाघ आ गया, शेर आ गया, कोई सिंह आ गया, तो क्या वो हिंसा नहीं करेगी? क्या वो डंडा उठा करके उसके सर पे नहीं मारेगी? तो उसको बचाने के लिए वो हिंसा करेगी। कर्तव्य बोध के लिए जो हिंसा है वो पहले से ही योग्य मानी गई है, और जब भी जरूरत पड़े तो हिंसा के लिए व्यक्ति सशक्त हो। इस जंगल में जा रहा हो तो उसको अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। वैसे ही दुनिया में जो ताकतें न्याय और कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए काम करती है, ऐसी ताकतों का मुकाबला हो जाए तब भी उसको व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए भी ताकत की जरूरत पड़ेगी। तो आज इस ताकत को
व्यक्ति के भीतर पैदा करने का उसमें उत्साह भरता है, उस तालीम को लेने का उसके अंदर उत्साह भरता है। और व्यक्ति ताकतवर तो खुद ही होता है, दुनिया में ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना है जिसको देकर के व्यक्ति को वीर या ताकतवर बनाया जा सके। वो तो व्यक्ति के भीतर ही उसको पुरुषार्थ से ही अपनी साधना करनी होती है। साधन के अभाव में काम नहीं रुकता है, साधना के अभाव में जरूर रुकता है। साधना तो उसी को करनी है, लेकिन उसको सिखाने वाले जो गुरुजन है वो आप आन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो इस समय लाइव प्रोग्राम में दर्शक बैठे हुए हैं, उसमें बहुत सारे छात्र भी हैं, बच्चे भी हैं, वो भी अपने माता पिता के साथ बैठ करके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, कोरोना वायरस एक छोटा सा वायरस है, उससे डर जाओगे तो मुश्किल आ जाएगी। अगर उससे बचना चाहते हो तो अपने आप को साधना सीख लो। साधने का मतलब क्या है? ट्रेनिंग। एक मीत पटेल नाम के दर्शक ने पूछा है कि आर्मी में अगर ज्वाइन करना है तो कब से, किस उम्र में, और उससे पहले एनसीसी किया हुआ हो या कोई तालीम ली हुई है तो उसका कोई फायदा है क्या, और किस उम्र से आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, आम तो एनजीओ है, लेकिन अगर आपने एनसीसी के ऑफिशियल कॉलेज में जाकर के ट्रेनिंग ली हो और सी सर्टिफिकेट आपने ए या बी ग्रेड में पास किया हो और आपने साथ में यू हैव स्कोर्ड मोर देन 50% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन, तो आप सीडीएस में एग्जाम दिए बगैर, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम दिए बगैर डायरेक्टली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में जा सकते हैं। आज जहाँ पर एनसीसी नहीं आपके पास उपलब्ध है, वहां पर आपने आन की तालीम ली हुई हो, तो आन की तालीम के कारण आपके भीतर में वो गुण जरूर विकसित होंगे, जिसके कारण आपको फौजी तालीम लेने में, उसको आत्मसात करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि आपका डिसिप्लिन के, ताकतवर होने के, बेसिक मिलिट्री ड्रिल के वगैरह रेजिमेंटेशन के गुण आपको सिखाए गए हैं। अब देखिए, आर्मी ज्वाइन करना, आज विजय दिवस के अवसर पर हम बैठे हैं जी। आपने बात की वायरस से डरना नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं इसका अनुबंध और उसका संबंध जोड़ना चाहूंगा भारत की जो परिस्थिति थी 1970-71 में, कि भारत उसके पहले 5 साल पहले तो ऐसा था कि फ्रॉम शिप टू माउथ जीता था, कि भाई भारत में अमेरिकी जहाज आते थे, गेहूं लाते थे तो हिंदुस्तानी पेट भरता था। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान, और किसान जो है वो गेहूं उगाने लगा, और गेहूं की फसल इतनी हो गई कि हम गेहूं के लिए हाथ जोड़ करके, हाथ फैला करके राह देखते थे, उसकी जगह गेहूं को एक्सपोर्ट करने लगे। आज अफगानिस्तान से चीन तक हमारा गेहूं एक्सपोर्ट होता है, दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर जाता है। लेकिन उसके उपरांत भी समस्या है कि हमारे आर्मामेंट्स हमें दुनिया दे नहीं रही थी। कश्मीर और यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन था उसके कारण, या अमेरिका के साथ हम जुड़े नहीं थे उसके कारण, देयर वर टू मेनी इश्यूज की जिसके कारण अमेरिका हमें साथ देने के लिए तैयार नहीं था, और 7th फ्लीट को, भारत को हराने के लिए पाकिस्तान की फेवर में उसने रवाना कर दिया था। अच्छा, आप वायरस के साथ उसकी तुलना कीजिए कि दुनिया की सबसे भीषण नौका शक्ति, उसका एक भीषण सैन्य समूह हम आपकी तरफ बढ़ा रहा हो, लेकिन भारत की हिम्मत नहीं है। भारत ने दुनिया में 14, 15, 16 दिन, क्योंकि 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर को युद्ध खत्म हो गया, पाकिस्तान के 93,000 शस्त्र सज्ज योद्धाओं ने शरणागति कबूल कर ली, ढाका बाउल गिर गया। आपको हैरानी होगी जान करके कि दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर कि 93,000 पाकिस्तानी सरेंडरिंग। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उसको जो पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट था, ढाका, उसका जो इलाका है उसको ढाका बाउल कहते हैं। अच्छा, ढाका बाउल में उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी करके जो अफसर थे पाकिस्तान, तो उनके पास सिटी ऑफ ढाका और ढाका सराउंडिंग, ढाका बाउल, उसके अंदर 28,000 वॉरियर्स, और उनको गिर करके भारत की 4 से 5 हजार की सेना खड़ी। तो आप नंबर्स देखिए, जो डिफेंडर होता है उसको तो बहुत छोटी नंबर में भी वो डिफेंड कर सकता है। अटैक वाले को ज्यादा नंबर चाहिए, 3:1 न्यूमेरिक सुपरियरिटी चाहिए, माउंटेन्स में हो तो 1:9 उसके बाद न्यूमेरिक सुपरियरिटी चाहिए। लेकिन ये तो यहाँ पर छोटी सी सेना ने बहुत बड़ी सेना को मानसिक रूप से ऐसे डरा दिया था कि जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया, वरना पाकिस्तान चाहता तो जंग और लंबी खींच सकता था। और अमेरिका आ रहा था, जो नियाजी को शब्द कहे गए थे, नियाजी ने उसके बाद
एक गुफ्तगू में नियाज़ के एक साथी अफसर ने भी कहा है कि चीनी और अमेरिकी हमारी मदद को आ रहे हैं, आप थोड़े वक्त टिके रहे, लेकिन वो हिम्मत भी नहीं है। जब हिम्मत टूट जाती है तो वायरस से लेकर के सब आपका मनोवैज्ञानिक दबाव कुछ भी आपको तोड़ सकता है। आज की जो तालीम है वो आपको दबाव के सामने टिके रहना, टू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राइसिस एंड टू सरमाउंट इट बाय एफर्ट्स, इसकी एक चांस देता है। हमारे एक दर्शक है सुनील जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात एक सवाल में लिख करके भेजी है कि क्यों हर स्कूल में आन या एनसीसी दोनों में से जो भी उपलब्ध हो कंपल्सरी क्यों नहीं किया जा रहा। इतनी बड़ी मात्रा में विद्यार्थी स्कूलिंग सिस्टम में आए हैं, मानव इतिहास में इतने विद्यार्थी कभी किसी स्कूलिंग सिस्टम में नहीं आए। समझ लो पूरे यूरोप की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो हमारे स्कूल चिल्ड्रन है। तो दुनिया की कोई भी सरकार, दुनिया का कोई भी बजट इतने ज्यादा लोगों का मिलिट्री ट्रेनिंग का बंदोबस्त नहीं कर सकते। एक बंदे को मिलिट्रीली ट्रेन करने के लिए जो खर्च होता है, सरकार अगर करना चाहे तो वो इन्वेस्ट होता है। अगर आप स्वयं से संस्था के रूप में करना चाहो जिसमें कि इंस्ट्रक्टर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जाते हैं तो वो कम होता है, लेकिन अगर सरकार करे वो खर्च बहुत बड़ा हो जाता है। किसी भी सरकार के लिए वो नामुमकिन। तो हमने प्रयोग भी किया था 1962 में जब हम हार रहे थे तो उस वक्त मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन उसको चला पाना मुमकिन नहीं था। वी हैड टू रोल बैक। तो वापस ऑन बिहाफ ऑफ आवर व्यूअर्स जो हमें अभी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके बिहाफ में एक सवाल जो पूछा जा रहा है कि भाई आन की तालीम अगर ऑनलाइन लेनी है, वर्चुअल क्लासेस जब तक चल रहे हैं, स्कूल नहीं खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे उसके बाद की परिस्थितियां अलग हो सकती है। क्या अभी आन को किसी स्कूल के साथ और बच्चों के साथ जोड़ करके ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी हो, वर्चुअल ट्रेनिंग देनी हो, तो उसका क्या प्रोसीजर है और उसके साथ साथ क्या उसकी कुछ फीस वगैरह अभी हम लोग ले सकते हैं, कितनी ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे स्कूल के संचालक हैं, प्रिंसिपल है, वो भी जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, ताकि ये ओपन प्लेटफॉर्म पर आप थोड़ी सी आन के सिस्टम की बात समझ। 10 से 16 साल के बीच के जो छात्र छात्राएं हैं, यानी कि 5वीं कक्षा से लेकर के से लेवल 12 तक के, जी वो अगर फर्स्ट ईयर में तालीम शुरू करते हैं तो सिर्फ 400 रुपए की वार्षिक फीस है, उसको केवल 400 रुपए पूरे साल का। उसको बैरेट के बैच निकल इश्यू कर दिया जाएगा, बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा जी, और वो पहन करके अपना स्कूल का गणवेश पहन करके उससे ये तालीम लेनी है जी, लेक्चर्स भी सुनने हैं और परेड वगैरह भी ऑनलाइन घर में खुद करनी है। थोड़ा मुश्किल सवाल इसलिए मुझे लग रहा है, आप कह रहे हैं कि घर में परेड करनी है। परेड एक्चुअली क्या होता है कि भाई ऐसे एक ट्रूप बनती है, साथ में कदम ताल होता है। अगर एक बच्चा अपनी छत पर या अपने लिविंग रूम में या माँ बाप के साथ ऐसी ट्रेनिंग लेंगे तो कैसा लगेगा उसको? देखिए, सबसे पहले वो कैमरे के सामने खड़ा तो हो जी, ठीक से अगर वो अपने कंधों को स्क्वायर करके, अपना सीना तान करके, अपनी गर्दन को सीधी रख करके, अपने आप को बैरिंग ठीक करके, जिसको मिलिट्री कहते हैं, खड़ा रहना सीख जाए तो आन की तालीम की वो शुरुआत हो जाती है। पर्सनल बैरिंग, बंदे को कैसे खड़ा होना है, कैसे बात को सुनना है, कैसे बात को करना है, इसकी तालीम से शुरुआत होती है। वो ग्राउंड के ऊपर कोई मार्च का पास करना है, वो एकमात्र परेड नहीं है, सावधान खड़ा हो। अगर कोई राष्ट्र सावधान नहीं होता है तो वो राष्ट्र गिरता है, और कोई व्यक्ति सावधान नहीं हो पाता है तो वो व्यक्ति सफल हो पाता है। बहुत बड़ी बात है। तो व्यक्ति खुद 2 घुटने सीधे रख करके खड़ा रहे, दोनों पैरों पर सही वजन रखे, रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके खड़ा रहे, शोल्डर्स, बैक, चेस्ट अप, स्टमक इन, निगाह सामने 100 यार्ड्स पर ठहरी हुई, उसकी आंखों में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के कारण फुर्ती आ जाएगी, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। ड्रिल यानी कि ऐसा नहीं कि उसको तेज चल कर देना है, सही एक जगह कैमरा के सामने खड़ा होकर के पहले ठीक से अपना बैरिंग तो करे, अब तक यूनिफॉर्म कैसे पहनना है वो तो सीखे, बैरिंग कैप कैसे पहनी जाती है, कल कैसे खड़ा रहेगा, ये सब चीजें उसके दिमाग में बैठती जाएंगी। उसको सेल्फ रिस्पेक्ट आता जाए कि उसके बटन ठीक से बंद किए हैं या नहीं किए जी, उसने उसका यूनिफॉर्म ठीक से संभाल के रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। अब बच्चे आते हैं अपना शर्ट निकाल करके ऐसे ही स्कूल का डाल देते हैं, उसकी जगह वो ठीक से अपना जो कपड़े हैं उनको ठीक रखेगा, अपनी बैरक को संभाल करके रिस्पेक्ट के साथ अपनी जगह पर प्रॉपर्ली रखेगा, तो उसके व्यक्तित्व में ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ दाहिने बुड़ बाएं बुड़ कराने से ही तालीम मिल सकती है, वो तो मिलेगी ही, लेकिन उसका पूरा व्यक्तित्व फौजी तालीम से बदल, यानी कि पंक्चुअल होने के साथ साथ वो परफेक्शनिस्ट भी बनता है।
अब देखिए तलवार के साथ सैल्यूट करना है अगर, हाँ। तो उसके पास तलवार नहीं है, क्योंकि हमारे पास तलवारें होती है। जब ट्रेनिंग ग्राउंड पे स्कूल में आपकी आते हैं बच्चे, तो वो 4th ईयर 5th ईयर में होगा तो स्वॉर्ड ड्रिल करेगा, तो उस वक्त तलवार नहीं है, तो घर में फुट रूलर तो होगा, उससे तो वो काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल। वो ही विल लर्न दी बेसिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट, उसको पता चल जाएगा कि मैंने क्या कार्रवाई करनी है जब तलवार हाथ में आएगी या जब की स्टिक हाथ में तो आएगी। वैसे तो मम्मी लोगों के हाथ में एक तलवार रोज ही होती है पहले, वो भी आप ले सकते हो, उससे भी आप तालीम ले सकते हो। सही है ना? मैं थोड़ा इसलिए हंसी मजाक कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं सामने, जी, तो उनको भी पता चले कि मम्मी के हाथ में एक शस्त्र तो पहले से ही है। सही है ना बच्चों? यस। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था सर आपसे कि हफ्ते में कितने दिन ट्रेनिंग होगी आन की, अगर ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग होगी? ऑफलाइन ट्रेनिंग जो है हफ्ते में 1 दिन होती है। अच्छा, वीक। लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है उसकी कोई समय मर्यादा नहीं है। बच्चा अगर स्विफ्ट लर्नर हो तो लेक्चर्स जो है जल्दी जल्दी अटेंड कर सकता है, लेकिन परेड में उसको दिन का एक ही परेड, 20 परेड्स का प्रोग्राम होता है हर साल का। फर्स्ट ईयर में 20 परेड, सेकंड ईयर में 20 परेड सर। तो फर्स्ट ईयर की 20 परेड से तो एक दिन में एक परेड ही होगी, और 10 परेड के बाद उसका टर्म ब्रेक होगा, उसको वो फिर से प्रैक्टिस करेगा, रिहर्सल करेगा। उसके बाद इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी उसका सेकंड टर्म लगेगा, उसको होता है। अगर उतने में स्कूल खुल जाते हैं किसी ईश्वरीय कृपा से, तो फिर वो जहाँ पर जिन स्कूल्स में आन के यूनिट्स खड़े ही हुए हैं, क्योंकि तकरीबन 200 स्कूल्स में तो इस इलाके में 30,000 छात्र छात्रा है, इसके ऑफलाइन यूनिट्स में जुड़े हुए हैं, तो ये लोग स्कूल्स में भी ट्रेनिंग ले सकेंगे। लेकिन तब तक, जब तक स्कूल्स नहीं खुलते हैं तब तक, और जिन स्कूल्स में आन नहीं है उसके, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चलेगी। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये थी, आपने कहा कि हफ्ते में जितने दिन आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं और 400 रुपये सालाना, तो कितने साल तक ये ट्रेनिंग करेंगे तो पूरा सर्टिफिकेट कोर्स? 5 साल का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पहले साल में 400 रुपए फीस है, दूसरे साल में 500 रुपए का फीस है, दूसरे से 5वें साल तक 500 रुपए का फीस है। तीसरे साल में 3 दिन का कैंप है, निवासी शिविर, वो भी इसी फीस में शामिल होता है। अच्छा, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, बच्चा आता जाता है अपने एक्सपेंस से, लेकिन रहना खाना पीना वगैरह उसी फीस में से होता है। अच्छा, उसके बाद 6 दिन का कैंप होता है 4th ईयर में, उसका भी कोई अलग से फीस नहीं, 500 रुपए में ही वो भी होता है। और 5th ईयर में उसको 8 दिन का कैंप लागू होता है। तो इट्स बेसिकली नॉन कमर्शियल प्रोग्राम। हिंदुस्तान के जो एनसीसी के एक्स कैडेट्स हैं, वो इकट्ठे होकर के ये तालीम, अपनी जो कला है, अपनी जो विद्या है, वो दूसरों को देने के लिए प्रवृत्ति करते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन छोटा सा इसकी वेबसाइट पर जाकर के आपके फॉर्म डाउनलोड करना है, आपकी डिटेल्स भरने हैं, आपने ऑनलाइन फीस भरना है और इससे जुड़ जाए। एक दर्शक ये पूछ रहे थे कि इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं या स्कूल के थ्रू ही आना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन भी अभी पॉसिबल। अच्छा, स्कूल रजिस्ट्रेशन तो तब चालू होगा जब स्कूल जाएगा। अच्छा, लेकिन वो अगले साल होगा। इस साल तो व्यक्ति को खुद ही अपना तालीम शुरू करना है। अच्छा, और फीस जो है एक साथ 5 साल की भरनी है या एक साथ सिर्फ 400 रुपए फीस भर के आप तालीम शुरू कर सकते हैं। केवल 400 रुपए में आप? फर्स्ट ईयर में 400 रुपए, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 500 रुपए। सपोज कि आप जनवरी से अगर ये तालीम शुरू कर रहे हैं तो इसका एकेडमिक ईयर से कोई लेना देना है इसका। इट विल टर्मिनेट इन द मंथ ऑफ मार्च। 31 मार्च को जब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स खत्म हो जाते हैं, स्कूल्स के भी तकरीबन मार्च एंडिंग में प्रोग्राम्स खत्म हो जाते हैं, फिर से वो जुलाई महीने में सेकंड ईयर शुरू हो जाएगा। ओके। तो आप ये 2-3 महीने जो हमारे पास अभी लॉकडाउन के हैं उसका सदुपयोग किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही है। और दूसरा जो मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, पिछले 1.5-2 महीने से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सरकार ने एक नई शिक्षा नीति 32 सालों के बाद, आफ्टर 32 ईयर्स, सरकार ने, केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास किया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और मैंने अल्मोड़ा में हमारी एपीसी किया था, और वो भी पिथौरागढ़, और उस पहाड़ियों के बीच के सीन आज तक मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो पहाड़ियों का बिल्कुल नजदीक में भी चाइना और नेपाल के बीच में भी प्रॉब्लम चल रहा है, पिथौरागढ़ के एकदम ऊपर वाले हिस्से में, काली गंगा नदी के पास। जी। तो वो हवालबाग एक जगह थी जहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई थी। मुझे आपने वो दिन याद दिला दिए, और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरी उम्र तो अभी 54 साल हो गई है। साथ के साथ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे पंड्या साहब, उसमें भी इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया है। तो आपका एनजीओ जो आन है, उसमें अगर जो बच्चे जुड़ गए तो समझ लीजिए उसके अंदर के चरित्र निर्माण की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, देशभक्ति की बात है, अपनी भारतीय कला और संस्कृति की बात है, और ऐसे वायरस आते जाते रहेंगे और फिर भी हम जिंदा रहेंगे। तो उसके साथ
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आने वाले दिनों में जो होगा उसमें भी मैं समझता हूँ आन कहीं पर अपना रोल अदा कर सकेगा। देखिए, मैं जहाँ तक क्योंकि मैं भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे ये लग रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है उसका मूल सिद्धांत ये है कि राष्ट्र जो है वो मानव समाज के विकास का मूलभूत एकम है और राष्ट्रवाद से व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सकता है। व्यक्ति के भीतर उसके व्यक्तित्व निर्माण और उसके चरित्र निर्माण के साथ साथ अगर नागरिकता के गुण ठीक से डाल दिए जाए, उसके अंदर जो राष्ट्रभक्ति के गुण डाल दिए जाए तो और वो राष्ट्र विरोधी ताकतों से तो दूर रहेगा ही, लेकिन हमारी राष्ट्रभक्ति जो है वो कोई संकुचित नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष तो वसुधैव कुटुंबकम में मानता है। इसलिए दुनिया में अपनी जगह को बनाने के लिए जो ताकतवर होना चाहिए वो इस शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है। इसमें जहाँ पर एनसीसी लागू नहीं है, जहाँ पर वो पहुंच नहीं सकता है, वहां पर हम अपने कैडेट इंस्ट्रक्टर्स को भेज करके कैडेट्स को तैयार करने का भरपूर प्रयत्न करेंगे, तभी विजय दिवस आते रहेंगे। सिर्फ तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद ये जश्न तो चलता ही रहेगा। बहुत अच्छा। एक कवि की आपने भी कविता छेड़ दी, मुझे भी कविता याद आ गई है कि लोग कहते हैं लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, कब कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि की 4 लाइनें हैं कि मंथन कर हल निकलेगा, मंथन कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बहुत कुछ आज नहीं हुआ आपसे, आप कह रहे अभी तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? अरे कोशिश तो करो, आज नहीं तो कल होगा। निशान लगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख, अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशान लगा, मरुस्थल में भी जल निकलेगा, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। जो कुछ रुका रुका सा है, जो कुछ थमा थमा सा है, चल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मंथन कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आइए तैयार हो जाते हैं। और बहुत सारी चीजों के लिए आज मैं सोच रहा था कि छोटे छोटे बच्चे जो कौन बनेगा करोड़पति के शो में आ रहे हैं, अभी उनका वीक चल रहा है, स्टूडेंट वीक चल रहा है, तो क्या बातें कर रहे हैं, क्या उनका नॉलेज है, क्या वो सोच रखते हैं। केवल थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है, मशाल जल उठेगी दोस्तों। आप अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। मैं आपको बता देता हूँ कि www.anindiahq.in इस पर आप लॉगिन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आन की सारी जानकारी मिल जाएगी और उस पर से आपको डिटेल भी मिलेगी और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो फॉर्म वगैरह भी अब उपलब्ध है वो भी उसमें से मिल सकता है। हमारे कुछ दर्शकों ने फिर भी एक सवाल पूछा है, फील्ड मार्शल माणिक शाह की क्या भूमिका रही थी 1971 में, एक हमारे महेंद्र भाई ने पूछा है। माणिक शाह जी को तो आप वैसे भी हमें याद करना ही चाहिए और सलाम करना हूँ। सौभाग्य था कि माणिक शाह को अपने से देखा था जब वो सूरत आए थे फॉर्चूनेट जनरेशन। मैं समझता हूँ कि जो मेन आर्किटेक्ट है 1971 की विक्ट्री के वो फील्ड मार्शल माणिक शाह। फील्ड मार्शल माणिक शाह ने युद्ध को कब शुरू करना वहां से लिखा थी, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में उनको बोल दिया गया था कि भाई आप जंग को शुरू कर दीजिए। तो जो फील्ड मार्शल माणिक शाह जी थे उन्होंने इंदिरा जी को कहा था कि अगर आप इस वक्त युद्ध शुरू करती है तो मैं आपको पराजय की गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा, तो वो चौंक गई। वार्तालाप कुछ ऐसा हुआ था कि इंदिरा जी ने पलट करके फील्ड मार्शल माणिक शाह से कहा कि यू मार्च इनटू पाकिस्तान, लेट देयर बी वॉर। माणिक शाह ने पूछा, फील्ड मार्शल माणिक शाह उस वक्त के माने हुए जनरल माणिक शाह माने हुए सेनापति थे, उन्होंने पूछा मैडम प्राइम मिनिस्टर हैव यू रेड द बाइबल? इंदिरा जी ने कहा कि क्या सवाल है? उन्होंने कहा नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट बुक फर्स्ट वर्स फर्स्ट लाइन, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। आप समझते हो कि युद्ध भी ऐसे ही होता है कि एंड यू सेड लेट देयर बी वॉर एंड देयर विल बी वॉर। अब ये नहीं हो सकता। इंदिरा जी ने पूछा क्यों नहीं हो सकता? फील्ड मार्शल ने जवाब दिया कि देखिए अभी सितंबर का महीना चल रहा है, बारिश हो रही है, बांग्लादेश जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान की नदियां समंदर बनी हुई है। आपका किसान जो है थोड़े वक्त में पंजाब से गेहूं उठा करके लाएगा, आपका साउथ से चावल आएगा और आप मुझे ट्रेन की सर्विसेज नहीं दे पाएंगी।
अगर युद्ध होगा तो मैं तो सभी ट्रेन को ले लूंगा। मेरी आर्मी चारों तरफ बिखरी पड़ी है। हाँ। मेरी विजिलेंस टैंक्स की पिंस, फायरिंग पिंस का इंपोर्ट के ऊपर आपने बैन लगा के हुए रखा हुआ है। चाहे स्वदेशी टैंक है लेकिन उसका छोटा सा पार्ट इंपोर्ट होता था, तो इसके ऊपर बैन लगा के रखा था। देश मुझे ये चीजें बदले, विदेश जो है वो दे नहीं रहे हैं। ऐसे माहौल में मैं अगर युद्ध कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जीत सकूंगा। इंदिरा गांधी ने सर पे हाथ का कैबिनेट शाम को फिर से मिलते हैं, तो फिर सब उठे। बीइंग जूनियर मोस्ट इन द कैबिनेट, फील्ड मार्शल मानेकशॉ वाज द लास्ट टू राइज अप। तो उठे तो उन्होंने कहा कि मानेकशॉ आप बैठिए, जनरल साहब आप बैठिए। तो बात शुरू हुई, जैसे सब चले गए, जैसे इंदिरा जी और मानेकशॉ जी बैठे थे। तो इंदिरा जी कुछ बोले, उसके पहले मानेकशॉ ने पूछा, फील्ड मार्शल मानेकशॉ वाज अ ग्रेट ह्यूमरिस्ट आल्सो। तो उन्होंने पूछा कि मैडम बिफोर यू स्पीक एनीथिंग आई हैव टू आस्क यू मिसेस प्राइम मिनिस्टर, देखिए मैं आपको मेरा रेजिग्नेशन चाहिए क्या, और अगर रेजिग्नेशन देना है तो मैं किस ग्राउंड पे लिखूं, मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ। तो इंदिरा गांधी हंसने लगी। वो प्राइम मिनिस्टर थी, बड़ी बची हुई नेता थी, जैसे आज हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, वैसे ही एक कसी हुई प्राइम मिनिस्टर थी। तो मूड को समझ गई, बोली कि हियर इज अ वॉरियर, इसको की युद्ध की समझ है। उन्होंने कहा कि नहीं आप क्या बताना चाहते हैं। तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने बताया कि मिसेस प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं नेहरू जी के वक्त युद्ध का संचालन करता होता तो चाइना के सामने भारत हारता नहीं। आप उसे फ्री प्ले दीजिए, मैं आपको जीत, जैसा अभी हमारे मोदी जी ने कहा। तो उन्होंने फिर इंदिरा जी ने उनको फ्री प्ले दे दिया। तो उन्होंने डेट तय किया कि भाई हम आक्रमण कब करेंगे, कैसे क्या हालात होंगे और पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा, पाकिस्तान को ही आक्रामक साबित करते हुए कैसे पूरी कार्रवाई होगी। ये सब उन्होंने बखूबी प्लान किया और विथ मैथमेटिकल प्रिसीशन, एक गणितीय सुचारुता से उन्होंने पूरा ऑपरेशन ऐसे प्लान किया था कि पाकिस्तान बिल्कुल बिखर करके रह गया। वैसे 25 साल के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही हो गए। हाँ, ऑलमोस्ट 2 टुकड़े हो गए। आज जो टुकड़ा बचा है उसका विसर्जन करने में आज के प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। लेकिन उस वक्त जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था उसका विसर्जन उस वक्त 1971 में फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने अपनी काबिलियत से, और उस वक्त जो जगजीवन राम जी थे, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग द आर्मी। और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का साइनर भी पहली बार देखने को मिला। तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ वाज वेरी प्लेजेंट मैन। तो जो एयर चीफ थे, एयर के जो हमारे हवाई दस्ते थे, उनके जो सरसेनापति थे और हमारे नौका दल के जो सरसेनापति थे, उनके साथ जो उनका रेकॉर्ड, तो ऐसे टीम पूरा मुल्क लड़ा और जीता। तो मेरे ख्याल से उनका सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि उन्होंने भारत को भव्य जीत दिलाई, ऐसी जीत जो कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को तकरीबन 2000 साल पहले भारत ने दी थी, कारगर पराजय। वैसे ही पाकिस्तान को हमने कारगर पराजय दी और हमने विजय हासिल किया। इसीलिए आज विजय दिवस हम मनाते हैं। बिल्कुल, सभी वीर योद्धाओं को जिन्होंने अपनी जानें देकर के देश बचाए और जो बच गए थे, जिन्होंने देश बचा लिया, ऐसे सभी हमारे नौजवान सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि के साथ साथ सैल्यूट करते हैं। दूसरी बात सर, हमारे देश में स्ट्राइक्स बहुत होती है, ये हड़ताल, वो हड़ताल, फलानी हड़ताल। 2 साल पहले, 3 साल पहले एक स्ट्राइक के साथ शब्द जुड़ा हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आज की हमारी नई पीढ़ी को, नए बच्चे को आप बताइए, ये क्या है? ये सर्जिकल को अगर अलग करता हूँ तो मुझे लगता है कोई डॉक्टर कहीं पर ऑपरेशन कर रहा है, कहीं सर्जरी कर रहा है, तो अलग ही दुनिया। और स्ट्राइक को अलग करता हूँ तो मुझे लगता है हड़ताल वाले लोग। ये सर्जिकल स्ट्राइक दोनों मिलकर के क्या? देखिए, एक एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म है जी। बहुत सी मैकेनिज्म है, जैसे कि हॉट परस्यूट है कि अगर उग्रवादी आपके भीतर आए तो आप तुरंत ही उसका पीछा करते हुए दुश्मन मुल्क में घुस जाए, ये हॉट परस्यूट हुआ। उसमें हो सकता है कि दुश्मन तैयारी करके बैठा हुआ हो और आपके हॉट परस्यूट करते हुए दस्तों को काफी नुकसान हो, इसलिए उसको ज्यादातर एक्सपर्ट्स अहमियत नहीं देते हैं। उसकी जगह पर इससे और ज्यादा मंजी हुई, मोर रिफाइंड पॉलिसी और बेटर टेक्निक है, वो है सर्जिकल स्ट्राइक। यानी कि दुश्मन कहाँ से आया था, उसकी ताकत के स्रोत कहाँ पर है, उसके लॉन्चिंग पैड्स कहाँ पर है, उसकी कहाँ पर जो दस्ते बैठे हुए हैं जो इनको आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर अचानक से घात लगा करके हमला करना, उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। तो मोदी जी के वक्त में भारतीय सेना ने बड़े ही साहस से और
फिर से तीनों दस्तों की साइनर्जी दिखाते हुए एक ऑपरेशन किया। और हमारे जो एनएसए है अजीत डोवाल जी, उन्होंने भी उसको पूरे तरीके से गाइड किया। और हमारे उस वक्त के जो सरसेनापति थे जनरल बिपिन रावत, उन्होंने भी उसमें काफी प्लानिंग वगैरह में भूमिका निभाई और दस्तों ने टेक्निकली ऑन ग्राउंड बहुत बेहतरीन काम किया। तो सर्जिकल स्ट्राइक 0 कैजुअलिटी के साथ बड़े ही सक्सेसफुली दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए हमने वो फतह हासिल की है भारतवर्ष ने, ये हमें कहना पड़ेगा। जब भी ऐसी कोई घटना घटती है हमारे देश में या पड़ोसी देशों के साथ में, तो हमारे अंदर एक जज्बात जाग जाता है, जुनून आ जाता है, देशभक्ति एकदम से उबलने लगती है और लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम, और पूरे देश में एक माहौल बन जाता है। सैनिकों के प्रति भी श्रद्धा और एक सम्मान की भावना जगती है। इसको हर समय बरकरार रखने के लिए क्या आन हमेशा ऐसा कोई कार्यक्रम करती रहती है कि जिसमें ऐसा नहीं हो कि भाई घटना को लेकर के ही हम जज्बाती हो जाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से देशभक्ति, राष्ट्रवाद हमेशा हमारे जहन में गूंजता रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। इजराइल एक ऐसा देश है कि हर घर से एक सैनिक है। इजराइल को कभी कोई आर्मी इसकी विशेष तालीम नहीं करनी पड़ती, लेकिन वहाँ पर ऐसा सुना है मैंने, आप ज़्यादा जानते हैं इन सब चीज़ों में, तो ऐसा क्या भारत में हर एक घर से एक बच्चा, भले आर्मी में जाना जरूरी है, नेवी में जाना जरूरी है, एयरफोर्स में जाना जरूरी है, लेकिन उसके घर में इतनी उसको तालीम होनी चाहिए कि अगर जरूरत पड़ी, सरहद पर जाना पड़े या हमारे आंतरिक गृह युद्ध की परिस्थितियां भी हो, तो हम अपने आप को तो बचा सके, लेकिन हम अपने आसपास वालों को भी बचा सके। तो इसमें आम क्या भूमिका रख सकते हैं? एक बच्चा ही क्यों, इजराइल में तो पूरा मुल्क ही योद्धाओं का है जी। हर एक बच्चे को जो कि पैदा होता है इजराइल में, उसको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है जी, क्योंकि वो दुश्मनों से घिरा हुआ मुल्क है जी। अगर भारतवर्ष की बात सोचे तो भारत में भी चारों तरफ दुश्मन फैले हुए हैं। इधर चीन है, यहाँ पाकिस्तान, और भीतर में भी कई विचारधारा ऐसी है जो कि विभाजनवादी है जी। तो ऐसी विभाजनवादी विचारधाराओं के सामने भारतवर्ष के हर युवा, हर बालक को तैयार होना पड़ेगा। और इसमें धर्म की भी बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान विजय दिवस हम मना रहे हैं, पाकिस्तान के टुकड़े कर देने वाली जो भारतीय फौज है उसको अगर आप देखें तो उसका सरसेनापति का नाम आपने अभी बड़े ही आदर से लिया, फील्ड मार्शल मानेक शाह। पारसी थे, हिंदू नहीं थे। उसके बाद जिनके आगे डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, वो जगजीत सिंह जी हिंदू नहीं थे, सिख थे। जो बंदा अपनी जीत को लेकर के ढाका में दाखिल हुआ पहले सरेंडर के नेगोशिएशंस के लिए, वो बंदा मेजर जनरल जेकब, वो भी हिंदू नहीं थे, वो यहूदी थे। अच्छा। उनका जो टीम में जो एडीटी कैंप था, वो बंदा क्रिश्चियन, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ दोहा लिया ऐसे अपने छोटे छोटे हथियारों से पाकिस्तान की बड़ी बड़ी टैंकों को उड़ा देने वाले ऐसे 1965 वॉर में भी या 71 में भी पहले कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद जैसे मुसलमान भी थे जी। अनगिनत हिंदू योद्धाओं ने भी इस जंग में शहादत दी है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी सब ने मिलकर के इस मुल्क में काम किया है पाकिस्तान को पराजित करने के लिए। तो यही जज्बा हमेशा से भारतवर्ष में रहे कि हम एक राष्ट्र है, एक अखंड राष्ट्र है, हम एक राष्ट्र, एकात्म राष्ट्र, तभी हम महासत्ता बन पाएंगे। आज हम बहुत बड़ी ताकत है, पर विश्व की सबसे बेहतरीन महासत्ता है ऐसा हम जिसको कहते हैं तर्क के आधार पर नहीं कह सकते। वो हम तभी बन पाएंगे जब पूरा भारतवर्ष एकात्म होगा, हर बच्चा फौजी तालीम प्राप्त होगा और राष्ट्र भावना से रंगा हुआ होगा। आज इसके लिए मेहनत करता है। एक आखिरी बात, अभी बहुत दिनों से इम्यूनिटी शब्द बहुत जल्दी लोगों के जहन में छा गया। इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बढ़ाओ तो कोरोना से बच सकते। ये इम्यूनिटी जो है, इसका जो पावर है वो किसी चीज से आता है, किसी खान पान से आता है, या किसी औषधि से आता है, या दवाइयों से आता है, या इंजेक्शन से आता है, या फिर आप जैसे लोग जो आप किसी भी तरह की, मैं समझता हूँ, मेडिसिनल सपोर्ट नहीं लेते हैं, कोई ऐसा जो 2 वक्त का खाना खाते हैं वही खाते हैं, फिर भी आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी क्यों है? देखिए, डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, 4D। सुन लीजिए, 4D फिर से एक बार बोलिए सर। डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। ये जो आप जिंदगी के प्रति आपका एक अदम्य उत्साह, आपका एक लगाव, आपका एक समर्पण है, उसके कारण आप कहीं पर भी टिक सकते हैं, किसी भी हालात में लड़ सकते हैं। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, उनको लास्ट सैमुराई कहते हैं।
कहता है, कहा जाता है टोक्यो ट्रायल्स के ऊपर आज तक लोग जानने लगे हैं अब तो। टोक्यो ट्रायल्स में जब नेताजी का नाम किसी ने एक बार लिया था तो पूरे जो जापानीज ऑफिसर्स थे उन्होंने खड़े होकर के एक व्यक्ति को सम्मान किया था कि उनका नाम बोला गया सिर्फ तो पूरा जापान सम्मान देता। किन हालात में टिके, खाना नहीं था, ऐसी हालत में आजादी फौज में लड़ाई की। तो ये डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, इसके आधार पर ही व्यक्ति असामान्य संजोगों में भी टिका रहता है, शौर्य से, समर्पण से। तो इम्यूनिटी किसी चीज से आती हो या नहीं आती हो ये तो नहीं पता, इम्यूनिटी आत्मविश्वास के साथ है। और आत्मविश्वास किसके पास होता है? जो डिसिप्लिन होता है, डेडिकेटेड होता है, डिटरमाइंड होता है और हमेशा के लिए, जैसे सर ने कहा कि 4 Ds आप अपने साथ रखिएगा तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा बढ़ती रहेगी। देखिए हमारे देश में हर तरह के लोग रहते हैं। मैंने देखा है कि ब्रिज के नीचे, हमारे फ्लाईओवर से उसके नीचे भी एक जिंदगी पलती है, वहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे धूल में, मिट्टी में खेलते हुए बड़े बड़े हो जाते हैं। आपने कभी किसी गरीब को या ऐसे लोग जिनके सर पे छत नहीं है, ऐसे लोगों को कोरोना से मरते हुए देखा? नहीं देखा। ज़्यादातर हमने जो सुना है वो बड़े बड़े लोग या ज़्यादा मेडिसिनल सपोर्ट के साथ जी रहे थे, बहुत कंफर्ट जोन में जी रहे थे, उनके साथ ये घटनाएं ज़्यादा हुई। क्योंकि वो बच्चे जो ब्रिज के नीचे सोते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं या आसमान ही उनका घर है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनकी इम्यूनिटी उनके आत्मविश्वास के साथ जुड़ी हुई। और मैं समझता हूँ हमारे जो सबसे कंफर्ट जोन में हमारे बच्चे रह रहे हैं उनको आन की इम्यूनिटी चाहिए। मैं समझता हूँ तो वो उनको भी, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है और डरने की जरूरत नहीं है। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। The only thing you should fear is fear itself. Never fear anything. दोस्तों 1 घंटे से ज़्यादा हमारी आज बहुत अच्छी चर्चा हुई। मुझे तो लगता है सर आपके पास तो ज्ञान का खजाना। हम दोनों बात कर रहे थे मैं कितना नई नई चीजें आपसे सीख रहा था, मुझे भी तो बड़ी मजेदार बातें जानने को मिली आपसे बात करते हुए, और एक भीतर का संतोष आपसे बात करते हुए, और दुनिया को जो आज की जो 16 दिसंबर है उसकी बात करते हुए मुझे लगा। और हम शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति लेकर के भारतवर्ष को ये विजय दिलाई। और आपसे बात करते हुए मुझे बड़े ही संतोष की अनुभूति हुई। आप सब भी भारत के विजय के इस यशगान में सहभागी बने, इसके लिए आप सबका भी बड़ा शुक्रिया। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद। अगले बार फिर हम लोग किसी और विषय के साथ मिलेंगे सर। और हमारे दर्शक जो आज हमसे जुड़े उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप भी देखिए, मास्क पहनना जरूरी है, दूरी रखना जरूरी है, लेकिन किसी को मजबूरी रखना जरूरी नहीं है। आप मजबूर मत होइए, दूरी रखिएगा जरूर, बच के रहिए, बचाते रहिए। और हमारे साथ अगले शो के लिए आप जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं डॉक्टर दीपक राजगुरु आप सबकी इजाजत लेता हूँ और आज के विजय दिवस पर आप सबको नमन करता हूँ, उन शहीदों को भी नमन करता हूँ। थैंक यू। भारत माता की जय।